नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। खादी कैलेंडर पर बापू की जगह नरेंद्र मोदी, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने की माफी की मांग। पीएमओ ने बताया बेबुनियाद विवाद। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर फैसला सुरक्षित। साइकिल पर 5 घंटे चुनाव आयोग में हुई सुनवाई। दोनों पक्षों ने पेश की दलीलें। प्रधानमंत्री को समन नहीं कर सकती लोक लेखा समिति अध्यक्ष के बयान को सदस्यों ने किया खारिज। कहा, जवाब की बाध्यता नहीं। एक और जवान का छल का दर्द, अधिकारियों पर लगाया शोषण का आरोप। सेना प्रमुख ने कहा, सीधे भेजें शिकायतें। उत्तर भारत में और बढ़ेगा सर्दी का सितम। मौसम विभाग की ओर से बर्फबारी की आशंका। आइजॉल में टूटे ठंड के सभी रिकॉर्ड। और आइए देखते हैं पहली खबर। समाजवादी पार्टी में जारी विवाद के मामले में चुनाव आयोग ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आयोग ने आज करीब 5 घंटे अखिलेश और मुलायम खेमे के वकीलों का पक्ष सुना। दोनों गुटों ने पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर अपना अपना दावा पेश किया। समाजवादी पार्टी विवाद मामले में शुक्रवार को चुनाव आयोग ने सुनवाई की। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों खेमों ने खुद को असली समाजवादी पार्टी बताया। अखिलेश यादव गुट का दावा था कि अधिकतर विधायक मुख्यमंत्री के साथ हैं, इसलिए पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल उन्हें ही मिलना चाहिए। अब बहस तमाम मुद्दों पे हुई है, सभी मुद्दों पे बहस हुई। पहले आने दीजिए, रिजल्ट पे देखिए। खबर ये आ रही है कि नेताजी मार्गदर्शक बने रहेंगे, ऐसा कुछ है? हमारे संरक्षक नेताजी हैं। दैट इज समाजवादी पार्टी लेड बाय अखिलेश यादव। और दूसरी तरफ से मुलायम सिंह जी के वकील ने अपना पक्ष रखा कि ये सिंबल उनको मिलना चाहिए। बहस के खत्म होने के बाद चुनाव आयोग ने कहा है कि हम जल्द से जल्द फैसला करेंगे। मुलायम सिंह यादव के खेमे ने पार्टी संविधान का हवाला देते हुए साइकिल पर हक जताया। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव की ओर से पेश किए गए हलफनामे की सत्यता पर भी सवाल उठाए। यही कहते रहे कि स्प्लिट है। हमारा कहना था स्प्लिट नहीं है, चुनाव इनवैलिड है। अब वो खुद न्याय करेंगे। कुछ भी नहीं, हम दोनों पार्टी को सुना गया, कोर्ट ने कहा हम न्याय करेंगे। सर, क्या आप लोगों ने और ऑर्डर रिजर्व कर लिया, दैट्स ऑल। एफिडेविट्स के बारे में आप लोगों ने कहा है कि ये बिल्कुल फर्जी है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को दोनों खेमों को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था। इससे पहले आयोग ने अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव को अपने समर्थक विधायकों, सांसदों और पार्टी नेताओं के हलफनामे जमा कराने को कहा था। अब इस मामले में अंतिम फैसला चुनाव आयोग को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद शाहिद हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। मोहम्मद शाहिद साहब, आपका स्वागत है राज्यसभा टीवी पर। चुनाव आयोग ने सुनवाई की। कवीन भाई जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। जी, आप जिस तरीके से आज आयोग में समाजवादी पार्टी सुनवाई हुई है, शायद जी पहली चीज तो तय दिख रही है कि ये लड़ाई लंबी जाएगी साइकिल चुनाव चिन्ह को लेकर। पुराने रिकॉर्ड ये बताते हैं कि ऐसे मसलों पर अमूमन 6 महीने तक का वक्त लगता है। मैं समझना ये चाहूंगा, अखिलेश खेमा क्योंकि लगातार दावे कर रहा है वो चुनाव के लिए तैयार हैं, सिंबल नहीं मिलेगा, मिलेगा तब भी वो तैयार हैं। आपके खेमे का क्या आगे का प्लान है? देखिए कवीन भाई, हर जितने भी राजनीतिक दल हैं हिंदुस्तान में, उनका अपना जो राष्ट्रीय स्तर पर या जो सरकारें चलाते हैं, जो चला रहे हैं, उनका अपना एक संविधान होता है। समाजवादी पार्टी का अपना एक संविधान है, जिस संविधान में आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 14 में ये बात कही गई है, कोई भी अधिवेशन अगर बुलाया जाएगा तो उसकी सिर्फ बुलाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष को होता है, बाकी किसी को नहीं होता है। और आर्टिकल 25 में यह है कि पार्टी के 40% लोग, 40% लोग अगर ये बात कहते हैं, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को एप्लीकेशन देते हैं
कि विशेष परिस्थितियों में अधिवेशन बुलाया जाए, ऐसा कोई एप्लीकेशन किसी तरह से नहीं आई। तो ये इनवैलिड हो गया, ये अधिवेशन किसी तरह की कोई मान्यता नहीं रखता। और रही बात ये विधायक और एमपी, कोई फ्लोर टेस्ट तो हो नहीं रहा है कि विधायक और एमपी एकत्रित हो गए या उससे पार्टी के संविधान में कोई बदलाव नहीं हो सकता। सबसे अहम बात यह है, राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी थे, हैं और रहेंगे। अब इलेक्शन कमीशन पे सुनवाई हो चुकी है, फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है, इसमें कोई देर नहीं होगी। जहां तक मैं समझ रहा हूं, आप भी बड़े पत्रकार हैं, आज से नहीं, मैं कम से कम 15 साल से आपको सुन रहा हूं और देख रहा हूं, और बड़ी बड़ी डिबेटें कराते हैं आप, आपको भी जानकारी है। इसमें फैसला बहुत जल्दी आएगा, लेकिन और मेरा ख्याल से 1-2 दिन में भी आ सकता है, हो सकता है बिल्कुल भी आ सकता है। मुमकिन है कि फैसला कल भी आए, आज रात तक भी आ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपकी पार्टी का संविधान जिन्होंने बनाया वो थे रामगोपाल यादव। रामगोपाल यादव कहते हैं कि मुझे जितना पता है पार्टी के संविधान के बारे में उतना किसी को नहीं पता, और इसीलिए वही उस संविधान को चैलेंज करते हुए आयोग तक गए हैं। कवीन भाई, संविधान में किसी तरह का बदलाव, आपके पास संविधान अगर रखा हो तो आप देख लीजिए, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 25 आप उठा के देख लीजिए। संविधान में किसी तरह का बदलाव जब से समाजवादी पार्टी 1992 में जब बनी है, जब संविधान की तैयारी हुई थी समाजवादी पार्टी के, तब से आज तक के संविधान में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। और आपको और बताएं, हमारी पार्टी में एक दो लोग ऐसे नए आए हैं जिनको अभी समाजवादी पार्टी के बारे में और समाजवादी पार्टी के बारे में, मैं नाम लेना चाहता हूं, जिसमें नरेश अग्रवाल, उनको समाजवादी पार्टी के संविधान के बारे में नहीं मतलब, न उनको समाजवादी पार्टी के बारे में इतिहास मालूम है। वो तो पता नहीं कितने दलों में जा चुके, रह चुके हैं। अब मैं इसलिए इन्होंने नाम नहीं लिया क्योंकि उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे जिस तरह से जो एक बेहुदा कमेंट किया था, मैं इसलिए इस तरह की बात कर रहा हूं। दूसरे हैं किरणमय नंदा, उनको आप देखिए उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है, और वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बताते कि उनकी हैसियत क्या है। शर्म आनी चाहिए इन दोनों लोगों को, चाहे वो नरेश अग्रवाल जी हो, चाहे वो किरणमय नंदा हो। आप जाने जाते हैं, नरेश अग्रवाल तो पूरे इस उत्तर प्रदेश की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या इस देश की, उसमें सब में वो जा चुके हैं। आज भी अभी कोई भरोसा नहीं है वो कब कहाँ चले जाएं। तो क्या नेताजी वो हमारे संविधान के बारे में, समाजवाद के बारे में बताते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे लगता है कि उंगली उठाते हैं। समाजवाद की नौका पर कुछ ऐसे लोग भी सवार हुए जब आपको जरूरत थी शायद पार्टी को, जिनका ना कोई वास्ता था, और वही आज गले की फांस बन गए हैं? नहीं, गले की फांस मैंने आपको बताया, इंतजार करिए कवीन भाई, 1-2 दिन का, 1 दिन का हो सकता हो, रात में भी हो सकता हो, कल भी हो सकता है, इंतजार करिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी थे, और वो राष्ट्रीय अधिवेशन के तहत, जितने भी राष्ट्रीय अधिवेशन 2014 में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, तब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे, और 3 साल का होता है, 17 में जब राष्ट्रीय अधिवेशन होगा तब फिर वो चुने जाएंगे। चलिए, मैं ये इसके लिए मैं बात कर रहा था, मैं उन लोगों की बात कर रहा, जिनकी अभी आपने, मैं इस फैसले को हम छोड़ते हैं आयोग पर, मैं कुछ सीधे सवालों पर आता हूं क्योंकि चुनाव नजदीक है। शाहिद जी, और आप लंबे अरसे से राजनीति को देख रहे हैं, अब तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं है, चुनाव चिन्ह पर असमंजस बरकरार है, इलाके में प्रचार को लेकर भी संशय की स्थिति है। लगता नहीं कि बहुत पिछड़ गए हैं आप लोग? नहीं, चुनाव बिल्कुल सही है कि 5 दिन बाद पहले राउंड का चुनाव है, उसका नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी 17 तारीख से। समाजवादी पार्टी में कैंडिडेट सब तय हैं, उसमें किसी तरह की बात नहीं है। ये रिजल्ट ये इसका फैसला आ जाने दीजिए, आपको 2 दिन के अंदर सारे कैंडिडेट की घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। 2 और सवाल। एक सवाल ये है कि चर्चा आज दिल्ली में काफी तेज थी कि मुलायम सिंह यादव अगर उन्हें साइकिल चुनाव चिन्ह नहीं मिलता है तो वो लोकदल पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और लोकदल के चुनाव चिन्ह पर आपका खेमा चुनाव मैदान में उतरेगा। क्या ये सही है या इस तरह की कोई चर्चाएं? देखिए, जब चुनाव आते हैं, जो दल अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी पे अपनी आस्था रखना चाहता है, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसका स्वागत है। भाई, हिंदुस्तान में आप देखिए,
मैं थोड़ा सा हट के बात करूंगा कविन भाई कि 2014 के बाद आप देखिए इस देश में जिस तरह का माहौल, हमको खाने की परमिशन किसी दल से लेनी पड़ेगी, हमको सोने की किसी दल से परमिशन लेनी पड़ेगी, हमको रहने की किसी से दल की परमिशन लेनी पड़ेगी। इस तरह की जो ताकतों ने सर उठाया है, उनको कहीं ना कहीं रोकने के लिए जो भी दल अगर हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी के साथ आना चाहता है, उनका स्वागत है। चलिए एक आखिरी सवाल, क्योंकि एक लंबी बैठकों का दौर हमने देखा है, चर्चा ये थी कि मुलायम सिंह यादव की ओर से जो बयान आया था कि सिर्फ एक ही शख्स है जो कि पूरे के पूरे समझौते के रास्ते पर अड़ंगा डाल रहे हैं, वो है रामगोपाल यादव। क्या रामगोपाल यादव अगर अलग होते हैं तो पार्टी में एकता संभव है, मुमकिन है? और ये एक आखिरी समझौता जिस पर विकल्प मैं कहूं, जिस पर बातचीत अभी भी हो सकती है, हो रही है। देखिए, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बात कह दी, उसमें अगर मगर का कोई मतलब नहीं है। अगर उन्होंने कहा तो हम जैसे कार्यकर्ता उसको सच मानते हैं। चलो, पूरे समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उस बात को सच मानता है। मैंने आप जी वक्त की कमी, माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही सीधे तरीके से साफ गोई के साथ सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और ये थी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कैलेंडर पर इस बार महात्मा गांधी की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर से विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी दलों ने इसके लिए माफी की मांग की है, तो खादी आयोग और बीजेपी ने इस कदम का बचाव किया। पीटीआई के मुताबिक पीएमओ ने भी कहा कि पहले भी इस तरह के कैलेंडर छापे गए जिनमें महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं थी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के इस कैलेंडर और डायरी ने नया विवाद शुरू कर दिया है। कैलेंडर पर चरखा चलाते राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर प्रकाशित करने की परंपरा है। इस बार बापू की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस कदम की आलोचना की है। विपक्षी दलों ने भी इस फैसले की निंदा की है। परोक्ष रूप से कहा जा रहा है कि अरे ये तो पहले भी हुआ कई बार कि उन डायरियों कैलेंडरों में गांधी जी नहीं थे कुछ वर्षों में। बात सही है, लेकिन ये मूल बात नहीं है, मिथ्या प्रचार है, बरगलाने की प्रक्रिया है। उन सालों में कभी चरखा था, कभी आम आदमी था, कभी हल था, कुछ था, लेकिन प्रधानमंत्री उस वक्त के या राष्ट्रपति उस वक्त के नहीं आए थे उसमें। आम लोगों का मानना यह है कि खादी की प्रेरणा महात्मा गांधी थे, उन्होंने ही उसको विकसित किया था, और उनकी छवि या तस्वीर हटा देना या उनके जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ले आना हास्यास्पद बात है। महात्मा गांधी के परिजनों ने भी इसे प्रचार पाने की कोशिश बताया है। स्वतंत्रता संग्राम का एक हथियार भी था, आज एक महज फोटोग्राफिक प्रॉप बन गया है। उसके साथ तस्वीर निकालने के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है, और सिर्फ पोज करके तस्वीर निकालने से कोई खादी का पूजक नहीं बन सकता। दूसरी ओर खादी आयोग के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने ट्विटर पर लिखा कि कोई भी राष्ट्रपिता की जगह नहीं ले सकता, सिर्फ उनके विचारों पर चला जा सकता है। ये तस्वीर खादी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। साल 2005 में भी बिना बापू की तस्वीर वाले कैलेंडर छप चुके हैं। महात्मा गांधी हमारे लिए पूज्य हैं और कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता अन्य किसी को उनका स्थान लेने का, इसलिए इसके बारे में और मैं जानकारी कर लेता हूं, फिर बात करें। बीजेपी ने कहा कि पूर्व में भी 6 बार
कैलेंडर पर बापू की तस्वीर नहीं थी। कानून का उल्लंघन नहीं हुआ और मैंने आपको 6 ओकेजन्स गिनवाए जब ये पहले भी हुआ था। तो इसलिए ये जो भ्रामक स्थिति बताई जा रही है कि गांधी जी को रिप्लेस करने की कोशिश की गई, पहली बात ये बात नहीं है। एक तो गांधी जी को कोई रिप्लेस कर नहीं सकता। चरखा और खादी आजादी की लड़ाई का प्रतीक है। राष्ट्रपिता ने इन्हीं प्रतीकों के सहारे आजादी के लिए आंदोलन छेड़ा था। प्रणव गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकलेखा समिति के अध्यक्ष केवी थॉमस के बयान को खारिज करते हुए समिति ने फैसला किया है कि नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को तलब नहीं किया जाएगा। लोकलेखा समिति ने बयान जारी किया है कि मंत्रियों को उसके सामने नहीं बुलाया जा सकता। मंत्रियों से सिर्फ अनौपचारिक रूप से चर्चा हो सकती है। वित्तीय समितियों से जुड़े नियमों पर लोकसभा स्पीकर के निर्देशों का हवाला देते हुए समिति ने कहा कि वो सलाह मशविरे या सबूत देने के लिए अपने सामने किसी भी मंत्री को तलब नहीं कर सकती। लेकिन अगर चेयरपर्सन को जरूरी लगता है तो वो मंत्री के साथ अनौपचारिक रूप से बात कर सकते हैं। कांग्रेस नेता और समिति के अध्यक्ष केवी थॉमस ने कहा था कि जरूरत होने पर नोटबंदी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को भी तलब किया जा सकता है। 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट को रोकने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि 1 फरवरी को बजट पेश होने से किस कानून का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने इसके लिए याचिकाकर्ता से दस्तावेज और कानूनी प्रावधान सौंपने को कहा। मुख्य न्यायाधीश JS खेर की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि हमारे हिसाब से किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा। मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को होगी। BSF के बाद सेना के एक और जवान ने अधिकारियों पर शोषण के आरोप लगाए हैं। तो वहीं सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने जवानों से कहा कि वो सीधे उन्हें अपनी परेशानी बताएं। साथ ही हर कमान में एक शिकायत पेटी रखने का निर्देश दिया है। इस बीच गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों से जवानों की शिकायतों को जल्द सुनवाई करने को कहा है। साथ ही मंत्रालय की ओर से PMO को भेजी रिपोर्ट में BSF जवान के आरोपों को नकार दिया है। अर्धसैनिक बलों के जवानों के बाद अब सेना के एक जवान का वीडियो सामने आया है। इसमें अफसरों पर जूते साफ करवाने और घर के काम करवाने का आरोप लगाया गया है। इस मुद्दे पर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सेना में शिकायत के लिए बेहतर तंत्र मौजूद है और जवानों को सोशल मीडिया की जगह ऐसे मुद्दे सेना के भीतर ही उठाने चाहिए। We have a excellent grievances redressal mechanism that exists in the army. We would like that people come directly to us rather than resorting to coming to the social media or other means. सेना प्रमुख ने हर कमांड पर शिकायत पेटी रखे जाने की बात कही और जवानों को अपनी शिकायत के लिए इसका इस्तेमाल करने की सलाह दी। We will ensure that the identity of his name is not disclosed because these will come in sealed envelopes into these boxes and directly to me in my office. We will then delete the name of the officer or the jawan, whoever it may be, before any action is taken. वीडियो में लांस नायक यज्ञ प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि उसने प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री को शिकायत भेजी थी, लेकिन शिकायत सुनने के बजाय अधिकारियों ने उसके खिलाफ ही जांच शुरू कर दी। इससे पहले अर्धसैनिक बल BSF और CRPF के जवानों ने सोशल मीडिया में वीडियो जारी कर उनके साथ हो रहे भेदभाव का मामला उठाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। NDA सरकार की महत्वाकांक्षी केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना पर इस साल काम शुरू हो जाएगा। जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने आज इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि परियोजना को लगभग सभी जरूरी मंजूरी मिल चुकी हैं। हालांकि परियोजना को पर्यावरण मंत्रालय से आखिरी मंजूरी मिलनी बाकी है। इस पर होने वाले खर्च का मामला भी जल्द सुलझ जाएगा। इस परियोजना पर करीब 9,400 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और दोनों नदियों को जोड़ने में करीब 9 साल लगेंगे। ये देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इसका हिस्सा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जल्लीकट्टू के समर्थन में आज तमिलनाडु में DMK पार्टी ने प्रदर्शन किया। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष स्टालिन की अगुवाई में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। DMK ने इस मामले में अध्यादेश लाने की मांग की, तो वहीं पेटा ने राष्ट्रपति से पाबंदी जारी रखने की गुहार लगाई।
जल्लीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के विरोध में डीएमके ने शुक्रवार को राज्यव्यापी प्रदर्शन जारी रखा। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने ठोस कदम न उठा पाने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की आलोचना भी की। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु की परंपरा खतरे में है, इसे बचाने के लिए केंद्र सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए। திராவிட இயக்கங்களெல்லாம் அழிந்து போயிடும் என்று அவர் ஒரு வாழ்த்து செய்தியை சொல்லியிருக்கிறார்। जल्लीकट्टू के समर्थकों की दलील है कि ये मामला विरासत का प्रतीक है। We support for Jallikattu. So this is a part of our culture. So this is our heritage. So as a Tamil, I am supporting Jallikattu. वहीं जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था पेटा ने प्रतिबंध को सही फैसला करार दिया है। हम बहुत खुश हैं इस जजमेंट से और हम यही चाहते हैं कि सरकार भी किसी भी तरीके के दबाव में आकर, तमिलनाडु सरकार के दबाव में आके, तमिलनाडु के लोगों के दबाव में आके किसी भी तरीके से इस खेल को दोबारा से ना चलाया जाए। इस मामले में जल्द फैसला लाने की अर्जी को गुरुवार को अदालत ने खारिज कर दिया था। वहीं जल्लीकट्टू को जारी रखने वाली केंद्र की अधिसूचना पर फैसला सुरक्षित रखा है। जल्लीकट्टू यानी सांडों की दौड़ पर रोक के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राज्य में पोंगल के त्योहार के दौरान जल्लीकट्टू खेल होता है, जिसमें सांडों को काबू किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इस पर रोक लगाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। निर्यात में लगातार चौथे महीने बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दिसंबर में निर्यात 5.72% की दर से बढ़कर 23.9 अरब डॉलर रहा। पिछले साल इसी महीनों में निर्यात 22.6 अरब डॉलर का था। दिसंबर में आयात भी 0.46% बढ़कर 34.25 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वहीं व्यापार घाटा 10.36 अरब डॉलर का रहा। अप्रैल से दिसंबर के बीच निर्यात में 0.75% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 198.8 अरब डॉलर का हो गया। अप्रैल से दिसंबर के बीच आयात 7.42% घटकर 275.3 अरब डॉलर रहा। उत्तर भारत में सर्दी अगले कुछ और दिनों तक यूं ही चलती रहेगी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है। तो वहीं मिजोरम की राजधानी आइजोल में ठंड ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली में भी तापमान 3 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया और कोहरे से यातायात भी बाधित है। कश्मीर से शिमला तक बर्फ की चादर बिछी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जारी बर्फबारी लोगों के लिए आफत बन चुकी है। ज्यादातर इलाकों में पारा शून्य से नीचे चला गया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल के केलांग में पारा लुढ़क कर -14.8 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने पश्चिम विक्षोभ की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 15 से 17 जनवरी तक भारी बर्फबारी की आशंका जताई है। इधर शिकारी देवी पहाड़ियों की ओर गए एनआईटी हमीरपुर के लापता छात्रों की तलाश जारी है। तलाशी अभियान में 40 सदस्यीय बचाव टीम के अलावा सेना के हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। गिरते पारे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोग अंगीठी और अलाव के सहारे ही दिन रात काट रहे हैं। शिमला में बिजली पानी की आपूर्ति बाधित होने से लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तापमान घट चुका है, जिसकी वजह से न हीटर न कुछ नहीं, जिसकी वजह से कोई भी लाइट लोड का उनका वो नहीं हो रहा है। पानी जम गया है, पानी की दिक्कत हो रही है। बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में हड्डियों को गलाने वाली ठंड पड़ रही है। बेघरों के लिए कड़ाके की ठंड कहर बनकर टूटी है। चाय की चुस्की और आग की तपन ही लोगों का सहारा है। हालांकि दिल्ली के रैन बसेरे लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। ये एक सहारा मिल गया, मतलब जैसे डूबते को सहारा मिलता है वैसे ये एक सहारा मिलता है, नहीं तो रात भर पता नहीं कहाँ घूमते रहते हैं। इधर राजधानी दिल्ली में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कड़ाके की ठंड के चलते दिल्ली के सरकारी स्कूलों की छुट्टियां 19 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं। कोहरे का असर रेल और हवाई यातायात पर भी पड़ा है। दिल्ली आने जाने वाली 25 ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जबकि 8 का समय बदला गया है, जबकि 2 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। पंजाब हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। राजस्थान के सीकर में पारा -1 डिग्री दर्ज किया गया। मतलब पिछले दिनों काफ़ी कम सर्दी थी, अभी मतलब 2-4 दिन से काफ़ी सर्दी तेज पड़ने लग गई है, जो अभी काफ़ी बर्फ जमने लग गई है। अभी घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कड़कड़ाती ठंड की आशंका जताई है। ऐसे में फिलहाल लोगों को ठंड से राहत मिलने के आसार कम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
तो खबरों के आज के सफ़र में इतना ही, लेकिन जाते आते बात लोहड़ी और बिहू की, जो कि आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। ख़ासतौर पर उत्तर भारत में इसकी रौनक है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को मकर संक्रांति, लोहड़ी और बिहू के साथ पोंगल की बधाई दी है।